हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे चक्रवाती तूफान फेंगल का नाम किस देश ने रखा है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि ये कैसे ये उत्पन्न हुआ, क्या क्या प्रभाव रहा, किसने नाम दिया, कितना खतरनाक है, चक्रवात बनते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है और ये कैरिकॉम है क्या, कौन कौन से देश है इस संगठन में, ये जानेंगे। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आयोजन किया गया है, तो इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए गए, जैसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड और भी कई सारे अवार्ड हैं, तो उन सब के बारे में जानेंगे। हेमंत सोरेन वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कौन सी बार। किस राज्य के कुल्लू के जंगल में भीषण आग लग गई, वो भी चर्चा करेंगे। किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया है। इतिहासकार अमेय कुमार बागची, उनका निधन हो गया है। और भी कई सारे प्रश्न हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवाती तूफान फेंगल किस समुद्र में बना है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बना और वो टकराया है पुदुचेरी और तमिलनाडु के करीब में। ठीक है, और इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन नुकसानदायक रहा, इसको मानेंगे। ठीक है, तो 30 नवंबर को ये पुदुचेरी के पास से टकराया है और इस तरीके से ये निकला और यहाँ पर आखिरकार पुदुचेरी फिर तमिलनाडु के काफ़ी इलाकों में ये इसका असर रहा है। अगर हम एनिमेशन के ज़रिए इस चीज़ को समझेंगे तो ये देखिए, इस तरीके से जब ये टक्कर हुई उस वक्त की ये एनिमेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर ये बना था और फिर यहाँ तक पहुँचा और भारत से ये टकराया है। ओके, आमतौर पर क्या होता है, बंगाल की खाड़ी जो है ना, इस इलाके में यहाँ जो तूफ़ान बनते हैं, चक्रवाती तूफ़ान, उसका जीवन काल करीब 4 या सवा 4 साढ़े 4 दिन के आसपास का होता है। लेकिन ये जो तूफ़ान है ना फेंगल, ये थोड़ा तीव्र था और इसकी वजह से ये काफ़ी दिनों तक बना रहा, करीब 6 दिनों तक ये बना रहा है। 25 नवंबर को ये बना था, यहाँ इस जगह पर बना था और फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते और यहाँ पर ये पहुँचा है। तो 6 दिन लगे हैं और असामान्य रूप से ये धीमा बताया जा रहा है। ठीक है, तो समुद्र में ही इसको 5 दिन लग गए और 1 दिन इसने टक्कर में गुजारा पुदुचेरी के पास में। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जो तूफ़ान है ना, अगर हम बात करेंगे कि सबसे लंबा तूफ़ान कौन था, तो 2023 में था सबसे लंबा तूफ़ान, वो 13 दिनों तक चला था, बिपोरजॉय नाम था। ओके, तो क्या है ना कि भारत का जो इधर वाला पूरा इलाका है ना ये, और इधर वाला, ये सब काफ़ी ही मतलब चक्रवात के दृष्टि से काफ़ी बहुत ही संवेदनशील है। ओके, और इन्हीं सब जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार जो है वो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना भी चला रही है, NCRMP जैसी पहल चला रही है, जिसके ज़रिए इसके नुकसान जो हैं उसको कम किया जा सके लगातार। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अब सवाल ये होगा कि चक्रवात बनते कैसे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, प्रश्न एग्जामिनेशन में लिखने को यही सब आता है। देखिए, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवात उठते हैं। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये कम दबाव का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, ये कैसे बनता है? तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है ना, या कहें समुद्र जब गर्म होना शुरू होता है, तो उस गर्मी से हवा ऊपर उठती है और खाली जगह होती है, वैक्यूम सा क्रिएट होता है। और इसको भरने के लिए क्या होता है, आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, इसको भरने के लिए इधर साउथ चाइना सी से हवा आ रही है, इस तरफ से हवा आ रही है। ओके, ये कहाँ, ये है अरब सागर, इधर से हवा आ रही है, कुछ तो यहाँ से भी हवा आ रही है इस तरफ। ओके, तो अब इतनी जगहों से हवा के एक ही जगह इकट्ठी हो रही है और चूँकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं, इसलिए ये इतनी बड़े इलाके में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो गर्म हवा ऊपर चली गई और बाकी जो जगह खाली बची है, वैक्यूम जैसा क्रिएट हुआ, तो उसकी जगह लेने के लिए चारों तरफ से हवा आई। तो जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वैसे वैसे ठंडी होती है, और क्योंकि ऊपर तापमान कम होता है, तो जो ठंडी हो चुकी है होती है हवा, वो भी नीचे आना चाहती है और फिर ये तूफान में बदल जाता है, फिर एक चक्रवात बन जाता है।
तो हवा बहुत तेज़ी से घूमती है, नीचे से भी ऊपर जा रही है, ऊपर से भी नीचे आने की कोशिश हो रही है, ये चक्रवात बन जाता है। तो इस चीज़ को कह सकते हैं आप कि समुद्र जो है ना, वो धरती पर ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी को सोखने में बड़ा योगदान देता है। मतलब हुआ कि चक्रवाती तूफान के ज़रिए समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, ठीक है। और भारत का इतना बड़ा इलाका जो है ना, वो तूफान के जोखिम से जूझता रहता है अलग अलग वक्त में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात रही। एक और बात कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर तूफान को अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे भारत में और हिंद महासागर के क्षेत्र में साइक्लोन कहते हैं ना, उसी तरह से अमेरिका में इसको हरिकेन या टॉर्नाडो कहते हैं, कैरिबियन सी में हरिकेन कहते हैं, चाइना सी में टाइफून कहा जाता है, हिंद महासागर में वही ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं हम लोग, जैसे अभी चक्रवात हिंदी में हमने कहा, ठीक है। जापान में टाइफू कहा जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है, फिलीपींस में बुगु इयो ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। क्वेश्चन होगा चक्रवाती तूफान फेंगल ये नाम किस देश ने रखा है? आंसर का इसका सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया ने रखा है। फेंगल नाम जो है ना, वो अरबी शब्द है और सऊदी अरब ने रखा है। फेंगल का मतलब होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन। तो ये कैसे नाम तय होते हैं आखिरकार? तमाम जो तूफान हैं उन सब के अचानक से नाम एक नया आता है और भारत के में टकराया है, और नाम किसने रखा? तो सऊदी अरबिया ने रखा है। तो देखिए क्या है कि नाम जो है ना रखने की पूरी प्रक्रिया है, और ये यूनाइटेड नेशंस का जो के अंतर्गत जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO है, और उसके निर्देशन में बने हुए हैं। और ये अलग अलग जगहों पर, जैसे हिंद महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, अलग अलग महासागरीय क्षेत्र में वहाँ जो तूफान आते हैं, तो उस इलाके के जो देश हैं वो सब तय करते हैं कि क्या नाम रखा जाए। तो पहले ही तय हो जाता है, जैसे भारत ने ये नाम दिए हुए हैं लगातार आगे के, ठीक है। इस तरह से बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। तो 13 हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश जो है ना वो चक्रवाती तूफानों के नाम तय करते हैं, ठीक है, ये सारे। तो ये नाम पहले से तय हैं। तो इससे पहले दाना आया था और अब क्या है, फेंगल आ गया। तो फेंगल नाम किसने रखा है? सऊदी अरेबिया ने रखा। और इसके बाद जो तूफान आएगा ना, वो उसको कहेंगे क्या? शक्ति, शक्ति कहेंगे इसको। अगला जो नाम आएगा, अगला जो तूफान हिंद महासागर के क्षेत्र में कहीं भी आता है तो श्रीलंका ने रखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिछला देखेंगे, जैसे दाना जो आया था अभी कुछ महीने पहले, तो कतर ने रखा था नाम। आसना वो पाकिस्तान ने रखा था। रेमल तूफान आया था भारत में, तो वो ओमान ने रखा था। इस तरह से अलग अलग नाम तय होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले आप बताऊं कि आप जनवरी से लेकर नवंबर तक का टोटल मैराथन करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो में टोटल करंट अफेयर्स है, करीब 7.5 घंटे के आसपास का वीडियो है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं, और उसका PDF भी मिल जाएगा, ओके। और इस करंट अफेयर्स वीडियो का जो PDF है फ्री में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? आंसर का विक्रांत मैसी, ठीक है, विक्रांत मैसी को ये अवार्ड मिला। क्यों मिला? तो 12th फेल जो पिक्चर थी ना, ब्लॉकबस्टर पिक्चर रही है, उसमें शानदार जो उन्होंने एक्टिंग की उसके लिए मिला है, ठीक है। तो ये 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, भारत सरकार की ओर से आयोजित किया जाता है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? तो गोवा में आयोजित किया गया 20 से 28 नवंबर को, और आयोजक वही भारत सरकार यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके अलावा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, इन सब ने मिलकर ये आयोजित किया था। और इसकी थीम थी युवा फिल्म निर्माता, भविष्य अभी है, और इस बार का फोकस कंट्री रहा है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? टॉक्सिक। ये फिल्म है टॉक्सिक
उसे ये अवार्ड दिया गया है। तो गोवा में आयोजित किया गया था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो उसी के दौरान ये अवार्ड दिया गया है फिल्म टॉक्सिक को। आप कहेंगे ये कौन सी पिक्चर है, भारत में तो देखी नहीं। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय ये फिल्म फेस्टिवल है, तो दुनिया भर की फिल्मों के साथ प्रतियोगिता हुई है, भारतीय फिल्मों की भी। ओके, तो ये जो फिल्म है टॉक्सिक वो लिथुआनिया की है। ओके, लिथुआनियाई पिक्चर है ये, वहीं के निर्माता और लेखक हैं सोले ब्ल्यूवेट। ठीक है, तो उनकी ये पहली पिक्चर है और शानदार दुनिया में इसने नाम कमाया है इस पिक्चर ने। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सोले ब्ल्यूवेटे। ठीक है, तो उन्होंने ही मतलब डायरेक्टर भी हैं, निर्माता भी हैं, राइटर भी हैं, तीनों के तीनों तो ये हैं, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है इस बार। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। इस फिल्म में क्या है, इस फिल्म में आर्थिक रूप से वंचित समाज में जो किशोरावस्था से युवावस्था की जो बदलाव होते हैं उसकी कहानी है कि किस तरीके से वंचित मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का आंसर क्या होगा? बोगदान मोरेसानू। क्या है? बोगदान मोरेसानू। ठीक है, इसे ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इनको एक पिक्चर है, उसका नाम क्या है? द न्यू ईयर डैट नेवर कम। इसमें डायरेक्शन के लिए दिया गया है इनको। ये ट्रेजी कॉमेडी पिक्चर है और इसमें इस पिक्चर में ना 1989 में जो रोमानिया में क्रांति हुई थी और उसके बाद कम्युनिस्ट शासन का पतन हो गया था, कम्युनिस्ट शासन का, तो उसके बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड इनको मिला है और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। क्या नाम है? बोगदान मोरेसानू। इस दौरान और भी कई सारे अवार्ड दिए गए 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। जैसे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है पुरुष का, तो क्लेमेंट फेवो को मिला है फिल्म होली काउ के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है विस्टा माटू लेटे, ये और इसके अलावा एक और को ईवा रुपेई काइटे, हाँ, फिल्म टॉक्सिक के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है लुइस कोरवई जिनर फिल्म होली काउ के लिए। निर्देशक की पहली फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सारा फ्रीडलैंड को। ओके, फैमिलियर टच फिल्म थी उसके लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फिलिप नॉयस को, ये ऑस्ट्रेलियाई डायरेक्टर है, ये नाम आपको याद रखना होगा। भारतीय फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का अवार्ड मिला है नवजोत को, नवजोत बांदी वाडेडकर, ये फिल्म धरत गणपति उसके लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ का अवार्ड मिला है, मराठी सीरीज़ है लंपन। ओके, तो ये तमाम अवार्ड जो थे वो मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। बेसिक वाला SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और ISPCS वाला तो आप देख रहे हैं। तो ये जो है वो पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, PDF टेस्ट वगैरह, और अगले 1 साल तक वैलिडिटी होती है। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, नाम है शार्प लर्निंग, तो आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, परचेज कर सकते हैं, छूट चल रही है 70% की। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हेमंत सोरेन कौन सी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर होगा चौथी बार। ठीक है, 4th टाइम है जब वो मुख्यमंत्री बने हैं। 28 नवंबर को रांची में उन्होंने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और गवर्नर वहाँ के हैं संतोष कुमार गंगवार, तो उन्होंने ये शपथ दिलाई है। दरअसल अभी जो वहाँ चुनाव हुआ है उसमें हेमंत सोरेन के गठबंधन को बहुमत मिला है और हेमंत सोरेन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं। ठीक है, पहली बार कब बने थे वो मुख्यमंत्री? तो 2013 में बने थे, दूसरी बार 2019 में, तीसरी बार 2024 में ही जेल से लौटने के बाद, और चौथी बार अभी 2024 में नवंबर में वो मुख्यमंत्री बने। ठीक है, झारखंड जो है ना मैप में ये रहा, रांची जो है उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के कुल्लू के जंगल में नवंबर 2024 में भीषण आग लग गई?
आंसर का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये आग लगी है। कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी है। तो ये 24 नवंबर को आग लगी और अभी एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक ये जल ही रहा है लगातार। और करीब 100 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि में जो है आग लगी हुई है और ये आग फैलती जा रही है। आग को काबू करने के लिए पूरी तरह से स्थानीय लोग भी, पुलिस, इसके अलावा फायर ब्रिगेड, ये सब टीमें लगी हुई हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल, राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा जॉर्ज टाउन। ये गुयाना की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोजित किया गया है ये, और ये 21 देशों का एक समूह है। ठीक है, 21 देशों का एक समूह है कैरिकॉम, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कैरेबियाई देशों का एक संगठन है। कैरेबियन जो सी है ना, उसके आसपास के बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, जो ये मैप के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, जो ये इधर इधर इधर, ठीक है, ये और ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इसके अलावा गुयाना, सूरीनाम, ये सब जो है ना वो इसके सदस्य हैं। तो मूल रूप से 21 सदस्य हैं, इसमें 15 अस्थायी हैं, जबकि 6 सहयोगी सदस्य के रूप में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरिकॉम की स्थापना हुई थी 1973 में। 4 संस्थापक थे इसके, बारबाडोस, गुयाना, जमैका, त्रिनिदाद टोबैको और चगुआरामस। तो ये संधि पर सिग्नेचर की थी और फिर ये बढ़ता चला गया था। एक बार मैप के ज़रिए भी दिखा देता हूँ मैं। प्यारा भारत है और अब चलते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश है ना वहाँ पर। ठीक है, तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ओके, तो उसमें है ना ये गुयाना है और इसी के बगल में सूरीनाम हो गया, और बाकी जो देश हैं इसी सब के, इसी आसपास के देश हैं, उन सब का मिला जुला ये संगठन है और इसका नाम है कैरिकॉम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण संगठन है। ये पूरा इतने यहाँ के कुछ देशों का मिला जुला ये एक संगठन है। छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। अब कहेंगे छोटे छोटे देश हैं तो क्या वैल्यू है? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई बात होती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में अगर वोटिंग की बात होगी, भले ही यहाँ पर छोटे छोटे से देश हैं, लेकिन वोटिंग तो, एक वोट तो पूरा अधिकार है ना उसका। तो वो सब अगर भारत के पक्ष में वोट करते हैं और भारत कोई ऐसा कदम उठाए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, तो भारत कैरिकॉम के संबंध हैं वो 2003 के बाद से लगातार बेहतर चले जा रहे हैं। पहला जो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ये आयोजित किया गया था। दूसरा शिखर सम्मेलन अभी नवंबर में हुआ है, भारत और कैरिकॉम तमाम जो देश हैं उनके बीच में। ठीक है, तो इस दौरान तमाम जो सदस्य मेंबर कंट्री हैं वो सब फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके नाम के ज़रिए, नाम जो है ना कैरिकॉम, तो इसके ज़रिए प्रस्ताव रखा 7 स्तंभ का। जैसे सी है तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण हो गया। ए का मतलब उन्होंने ये कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा आर, ये रिन्यूएबल एनर्जी और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। आई को इनोवेशन का नाम दिया। ओके, और क्या है? सी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उन सब को कनेक्ट करते हुए। ओ का ओशन अर्थव्यवस्था से दिया कि ओशन से रिलेटेड जो इकॉनमी है वो भारत उसमें मदद कर सकता है। एम से फिर मेडिकल ये कहा। ओके, और एक और ये एम से मेडिकल इन्होंने कहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका विच्छेद भी किया, इन्होंने बताया कि अलग अलग शब्दों का ये। तो कैरिकॉम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपने समझा। और गुयाना के बारे में मैंने अभी बताया आपको। गुयाना, उसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, गुयाना के जो राष्ट्रपति ये हैं, इनका नाम है इरफान अली। ठीक है, भारतीय मूल के हैं और ये भी वहाँ पर मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? आंसर गुयाना। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है और उस देश का सर्वोच्च सम्मान है
क्यों दिया गया? कोविड-19 के दौरान जो महामारी हुई थी कोविड-19 की, उस दौरान उन्होंने जो भूमिका निभाई थी और गुयाना की भी मदद की थी इसके लिए। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा यहाँ पर चलती है गयानी डॉलर, ओके। और जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो भारतीय मूल के हैं। वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, क्योंकि जब ये गुलाम था अंग्रेज़ों का, तब ब्रिटेन जो है ना भारत से बहुत सारे मजदूरों को वहाँ ले गए थे, ब्रिटिशर्स ले गए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया नवंबर 2024 में? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, डोमिनिका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम है द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो वहाँ की राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है सिल्वनी बर्टन। तो उन्होंने ये नवंबर में ये अवार्ड दिया है, गुयाना में जाकर अवार्ड दिया। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन में, जो इंडिया कैरिकॉम समिट आयोजित की गई थी, उसी के दौरान ये अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। ठीक है, डोमिनिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हाँ, इतिहासकार अमीय कुमार बागची, उनका निधन हो गया 28 नवंबर 2024 को। तो किस लिए प्रसिद्ध थे? आंसर होगा आर्थिक इतिहासकार के तौर पर। तो इतिहासकार तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आखिर किस तरह के इतिहासकार? इतिहासकार के भी कई सारे ब्रांचेज हो गए, तो ये आर्थिक इतिहासकार थे। ठीक है, और भारतीय इतिहास कांग्रेस उसके वो 80वें सत्र के सेक्रेटरी जनरल रह चुके थे। ठीक है, बैंकिंग और जो फाइनेंस है उससे उसके इतिहास के वो विशेषज्ञ थे वो। ठीक है, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं और ये फोटोग्राफ काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रोफेसर के.वी. रमन, उनका निधन हो गया 27 नवंबर 2024 को। तो वे निम्नलिखित में से किस वजह से प्रसिद्ध थे? आंसर, पुरातत्वविद के तौर पर वो काफ़ी पॉपुलर थे, और इनके बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से द हिंदू ने भी प्रकाशित किया है। ठीक है, यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें डायरेक्टर के तौर पर भी वो काम कर चुके थे। और उसके बाद फिर उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोफेसर का काम किया, ओके, टीचिंग का काम किया, प्रोफेसर थे वहाँ पर। उनकी कई सारी किताबें हैं जो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 नवंबर 1964 को नासा ने मिशन मेरियन 4 को लॉन्च किया था। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर पहली बार जो है वो पृथ्वी से यही गया था, मेरिनर 4 नाम का जो उपग्रह था वो गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ग्रह है मंगल ग्रह, ये सूर्य से चौथा ग्रह है और सौर मंडल का ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और भारत भी यहाँ पहुँच चुका है। भारत का मंगल मिशन था और इसरो ने मंगलयान को 2013 में लॉन्च किया था। 300 दिनों की यात्रा की थी और आखिरकार 23 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। बहुत सारी जानकारी उसने दी हम लोगों को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 नवंबर को। ठीक है, ये फिलिस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये है और संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया हुआ है इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए संस्मरण का एक यादगार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 नवंबर को। ये दिन उन लोगों के लिए है जो रासायनिक युद्ध के दौरान पीड़ित हुए थे, मारे गए थे, तो उनकी याद के लिए है और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल न हो इसके लिए है ये। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।